हेलो नमस्कार मेरे प्यारे सभी पीएमएसएसपी योजना के टॉपरों, आप सभी का स्टार परिवार में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एसएसबी इंटर्नशिप टेस्ट 2022 नाइन्थ क्लास का यह टेस्ट है, इसको हम हल करने वाले हैं। यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं क्योंकि यह 2022 में जो टेस्ट में पूछे गए प्रश्न हैं, तो इनको आपको याद ही कर लेना है। बिल्कुल जोन से क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है वह उसको आपको दोबारा देख लेना है। बिल्कुल हम आज पूरा 100 क्वेश्चन ही हम आज हल करने वाले हैं, तो सभी लोग हमारे साथ जुड़ जाइए और इसे हल करने के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है, तो आ जाएंगे सभी लोग और जल्दी से एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, फिर हम शुरू करते हैं। अब आ जाइए आप अपने नंबर पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न देखो क्या है। कोई मोबाइल फ़ोन 42,000 रुपये पर खरीदा गया, उसका क्रय मूल्य 20% वार्षिक दर से घटता है। 3 वर्ष बाद उसका मूल्य क्या होगा? देखो इस तरह से आपको परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। लाभ हानि से यह क्वेश्चन बन सकते हैं, लाभ हानि परसेंटेज, ठीक है, मिश्रण, और आपको क्या सिंप्लीफिकेशन से आएंगे, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आएंगे। तो आपको यह बनना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हम आपको डेली आपको एक टेस्ट कराते हैं जिससे आपको प्रश्न समझ में आए, कैसे हल करना है, किस तरह से प्रश्न आएंगे। तो आप सभी लोग को एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ही लेना है, क्योंकि आपको यहाँ से बहुत सारी मदद मिल सकती है। अब देखो, जैसे पहला प्रश्न था, यहाँ पर क्या लिखा है, कोई मोबाइल फ़ोन 42,000 रुपये पर खरीदा गया, यानी खरीदा मतलब क्या कहलाता है, क्रय मूल्य, लागत मूल्य है। क्रय मूल्य कितना है इसका, 42,000, और उसका मूल्य कितना, 20% वार्षिक दर से घटता है, माने हर हर साल 20% की दर से घटता जा रहा है। कब तक? 3 साल तक घटा है। तो अब बताना उसका मूल्य क्या होगा। चलो तो देखते हैं इसको कैसे हल करना है। देखो यहाँ पर हमने आपको इसका हल दिया है, हल इस तरह से करना है। हमने आपको अभी बताया था उसका क्रय मूल्य कितना था, क्रय मूल्य यानी लागत मूल्य कितना था, उसने 42,000 रुपये में खरीदा था, तो यह हो जाएगा आपका क्रय मूल्य। और हर साल 20% की हानि हुई, तो इसको हल कैसे करते हैं, 20%, 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। अब आप कहेंगे कि सर ये 1/5 कहाँ से आया, तो देखो 20 लिखे हैं और परसेंटेज का मतलब होता है कि बटे में 100। अब आप इनको काटेंगे, 2 पंचे 10, यानी कितना बचेगा, ऊपर 1 बचेगा, नीचे बचेगा 5, 1/5 आएगा आएगा। अब इसका मतलब ये होता है कि अगर यदि हम कोई चीज़ 5 की खरीदें तो उस पर 1 की हानि, ऊपर जितनी संख्या है वह उसको घटता है या फिर बढ़ता है। जैसे वो अभी प्रश्न में पूछा था कि 20% घटता है, यानी 5 की चीज़ है वह 1 घट के यानी 4 में बचेगी। लेकिन अगर किसी सवाल में कह दें कि वह 20% की वृद्धि होती है, तो क्या करते हैं हम, 5 की चीज़ पर 1 की वृद्धि यानी 6 हो जाता। तो यहाँ पर देखो 5 किराए मूल्य मान लेते हैं और 1 की कमी हुई है, घटता है, तो माने क्रय मूल्य कितना बचेगा, 4, यानी क्या हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ है 5 की है, उसमें 1 की कमी हुई तो बस 4/5 बनेगी। तो यहीं पर हमने ऐसा कर लिया कि कोई चीज़ 42,000 की थी, उस पर 1 की कमी हुई यानी 4/5 की हुई। अब यह 3 साल हुई थी, इसलिए हम 3 बार इसका गुणा कर देंगे, 4/5 गुणा 4/5 गुणा 4/5। पहले आप हमें इतना बता दीजिए कि इतना समझ में आया कि नहीं। देखो क्या होगा कि प्रश्न में लिखा था क्रय मूल्य कितना दिया है, 42,000, और उस पर 20% की कमी हो रही। 20% का मान कितना होता है, 1/5। 20% का मान 1/5 कैसे आया, यह हमने आपको बता दिया है। परसेंटेज का मतलब होता है 100/100, तो 20/100 करेंगे तो उसको काटेंगे तो 1/5 आएगा। अब इसका मतलब क्या है 1/5 का, कि कोई चीज़ यदि 5 की है और 1 की कमी हुई तो वह कितना बचेगा, 4/5 बचेगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 4/5। अब इनको 3 बार हमने इसलिए लिखा क्योंकि यह है जो कितनी बार है, 3 बार प्रश्न में लिखा है कि 3 बार है जो घटता है, 3 वर्ष घटता है, तो यानी 4/5 यहाँ पर लिख दिए, 4/5 यहाँ पर लिखी और गुणित 4/5 यहाँ पर। ठीक है, अब इनको काट देंगे, तो इनको काटेंगे। ठीक है, यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ से काट देते हैं, 5 से काटा पहले हमने, कितना आ जाएगा, 55 40 बचेगा 2, 5 चौके 20 और 2 शून्य आ जाएगा। ठीक है, फिर से काटेंगे 5 से, तो 5 के 5 बचे 3, 5 छक्का 30 बचे 4, 55 40 1 शून्य आ जाएगा। ठीक है, अब एक 5 और बचे अभी, इनको भी काट देंगे, 5 3 15 16 बचे 1, 5 3 15 बचे 3, 5 छक्का 30, 336 में हम यहाँ पर कितने हैं, 4 4 चौके 16, 16 चौके 64, यानी 64 का आपको गुणा कर देना है। 336 में 64 का गुणा करेंगे तो आपको यह संख्या मिल जाएगी, 21,504। यह आपका आंसर है। आया बात समझ में कि नहीं। बिल्कुल इसी तरह से आपको हल करना है, कॉन्सेप्ट आपको समझना है, कॉन्सेप्ट समझ गए तो आप प्रश्नों को उड़ा देंगे। ठीक है, तो यह आपको पहले का आंसर था। अब अगला देखेंगे, अगला प्रश्न क्या है, देखो दूसरा प्रश्न क्या है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। क्या करना है आपको, जोड़ियां मिलानी है, जोड़ियां मिलाएंगे। देखो क्या लिखा, न्यून कोण, न्यून कोण है जो, इसकी जोड़ी किससे मिल जाएगी, देखो न्यून कोण क्या होता है, जो 90 डिग्री से कम होता है। यहाँ पर देखो 50 अंश लिखा है, तो यह हो जाएगा दूसरा। फिर समकोण, समकोण कौन कहलाता है, जब 90 अंश का कोण बनता है तो समकोण बनता है, तो दूसरे का हो जाएगा चौथा। ठीक है,
और फिर क्या बचा, अधिक कोण। अधिक कोण कौन सा हो जाएगा, अधिक कोण है जो यह बनेगा, यह देख रहे हैं आप। अधिक कोण क्या हो जाएगा, देखो अधिक कोण होगा यह वाला, अधिक कोण बनेगा अपना 130, 90 अंश से ज्यादा वाला कोण बनता है अधिक कोण। तो तीसरे का तीसरे के सामने ही आ जाएगी और बृहद कोण हो जाएगा ऊपर का। अब इस तरह का ऑप्शन कौन सा है, यानी ऑप्शन 3 में सही दिख रहा है, तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। आया समझ में। यहाँ पर आपको कोणों की समझ आनी चाहिए, तभी आप यह कर पाते। तो आपको कोणों की समझ ज्ञात होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखें, तीसरा प्रश्न क्या है, इसमें आपको क्या करना है, अंडर रूट 64, अंडर रूट 0.64, अंडर रूट 6400 का मान ज्ञात करना है। तो वो यहाँ कैसे, सरलीकरण से आ गया, क्वेश्चन आ गया। इसी तरह से हम कह रहे हैं कि आपको टॉपिक वाइज टॉपिक प्रश्न पढ़ने हैं। तो इसको हम देखेंगे कैसे हल करेंगे। इसको आपको इस तरह से हल करना है, यहाँ पर हमने लिख लिया है, यह देखो तीसरा प्रश्न है। अब हम इसको हल किया हमने, जैसे पहले प्रश्न में क्या लिखा था, अंडर रूट 64 धन 0.64 धन 6400 लिखी थी, इसका मान निकालना है। तो आप सभी जानते होंगे कि 64 को हम क्या 8 के ऊपर 2 की घात लिख सकते हैं। आप कहेंगे क्यों, क्योंकि 8 के ऊपर कितनी घात, 2 की। तो 8 है जो, इसका मतलब क्या, जितने की घात वह संख्या उतनी बार उसका गुणा होता है, 8 गुणित 8 हुआ, 8 के ऊपर 2 की घात। तो 8 का वर्ग कितना हो जाएगा, 64, 8 का 8 में गुणा करेंगे 64। तो हम 64 को इस तरह से लिख सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ पर 8 के ऊपर 2 की घात लिख सकती है। अब यहाँ पर इसी तरह से इसको करना है, जो 0.64 लिखी थी, इनको हम 0.8 के ऊपर 2 की घात के रूप में लिख सकते हैं। 6400 को 80 के ऊपर 2 की घात के रूप में लिख सकते हैं। अब क्या होगा इससे, यह 2 है और यह अंडर रूट कट जाएगा, यह 2 है जो यह अंडर रूट काट देगा, यह 2 है जो यह अंडर रूट काट देगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, केवल 8 बचेगा। यहाँ पर 0.8 बचेंगे और यहाँ पर बचेगा 80। ठीक है। अब इनको आपको क्या कर देना है, जोड़ देना है। 8 और 0.8 को और 80 को, 80 में 8 जोड़े तो हुए 88 और 0.8 जोड़ेंगे तो 88.8 हो जाएगा। यह आपका आंसर होगा, यह आपका आंसर होगा। आंसर आप देख लेंगे कौन सी विकल्प में आ रहा है, यहाँ से आपको प्रश्न में देख लेना है। ऑप्शन नंबर कौन सा है, तीसरा प्रश्न था, तीसरे के पहले में यह आपको दिख जाएगा। तो ऑप्शन 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अगला देखेंगे। अगला प्रश्न क्या लिखा है, चौथा क्या है, देखो पढ़ लेते हैं इसको। किसी थैले में 5 नीली गेंदें तथा 3 सफ़ेद गेंद रखी हैं। बिना थैले में देखे थैले से एक गेंद निकाली जाती है, एक सफ़ेद गेंद, कौन सा, एक सफ़ेद गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता। देखो अब यहाँ से प्रायिकता से क्वेश्चन बन गया। तो प्रायिकता से क्वेश्चन बनेगा, इसको कैसे हल करना है, देखो प्रश्न में पूछा है कि प्रश्न में एक थैला था आपके पास, एक थैले में कौन कौन सी गेंदें थी, नीली गेंदें थी और सफ़ेद गेंद थी। देखो इसको कैसे हल करना है, इस तरह से करना है। प्रश्न था, हमने यहाँ पर लिख लिया कि नीली गेंदों की संख्या कितनी है, 5, सफ़ेद गेंदों की संख्या कितनी है, 3। अब उस थैली में से हम आंखें बंद करके क्या कर निकाल रहे, सफ़ेद गेंदें निकाल रहे। तो यहाँ पर हम लिख लिया सफ़ेद गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता। अब थैली में सफ़ेद गेंद कितनी है, 3, तो यहाँ पर 3 लिख दिया, बटे यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल गेंद है, कुल गेंद है, थैले में कुल कितनी गेंद है। तो आप कहेंगे 5 नीली और 3 सफ़ेद, यानी 2 जोड़ देंगे तो कितनी बचेंगी, 8। तो 3/8 इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सरल था। इस तरह से प्रायिकता में करते हैं। प्रायिकता में क्या करते हैं, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम लिखते हैं। तो यानी अनुकूल परिणाम क्या था, सफ़ेद गेंद निकालनी थी, तो सफ़ेद गेंद थी 3, 3 बटे कुल था कितना, 5 और 3 जोड़ देंगे तो 8 आएगा, 3/8 आंसर आएगा। अब आपको ऑप्शन मिला लेने हैं किस ऑप्शन में है, यानी आपका यह मिल जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, पांचवा प्रश्न क्या है, किसी ठोस द्वारा घेरे गए क्षेत्र का मान कहलाता है। किसी ठोस के द्वारा घेरे गए क्षेत्र का मान क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है आपका आयतन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। किसी ठोस द्वारा घेरे गए क्षेत्र का मान क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, 3 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर, एम का मतलब यहाँ से मीटर से है, विमा वाले किसी कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे बड़े डंडे की लंबाई होगी। अब देखो इसको कैसे हल करना है, सबसे बड़े डंडे की लंबाई ज्ञात करना है। एक कमरा दिया है जिसकी विमा यानी भुजाएं कितनी है, 3 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर। अब देखो कमरा है, तीनों भुजाएं कैसी अलग अलग हैं। एक कमरे में क्या होती है, लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और उसकी ऊंचाई होती है। ठीक है, लगभग लगभग घनाभ बन रहा है कि नहीं, घनाभ है जो इस तरह से बनता है, यह एक घनाभ बन रहा है। तो इसमें आपको लंबाई कितनी दे दी है, लंबाई कितनी दी है, कोई भी मान लेते हैं, 3 मीटर दे दी है, 4 मीटर दे दी, और यह वाली भुजा कितनी दे दी है, उन्होंने 3 मीटर दी है। अब इसमें आपको बताना है कि सबसे बड़ा डंडा है जो, यदि हम इस तरह से रखेंगे तो क्या है, यह इसकी लंबाई ज़्यादा होगी, नहीं होगी। यदि हम इस तरह से रखेंगे तो भी इसकी लंबाई ज़्यादा नहीं होगी। लंबाई सबसे ज़्यादा कब होगी, जब हम इसको इस तरह से रखेंगे। ठीक है, यानी विकर्ण निकालना है हमें, घनाभ का विकर्ण निकालना है।
देखो इसको कैसे हल करेंगे, इस तरह से आपको हल करना है। यहाँ पर देखो हमने बताया है यह होगा कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे बड़ी डंडी की लंबाई का सूत्र। क्या हो जाएगा, घनाभ का विकर्ण का सूत्र होता है यह अंडर एल लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग धन ऊंचाई का वर्ग। ठीक है, यह सूत्र है, इसको याद कर लेना जिसको याद नहीं है। ठीक है, अब इसमें मान धर देना है। लंबाई हमने 3 मान ली थी, तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9। चौड़ाई कितनी मान ली थी हमने 4, 4 का वर्ग हो जाएगा 16। ऊंचाई कितनी मान ली 3, तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9। 3 का वर्ग मतलब 3 बराबर 9 आ जाएगा। ठीक है, तो यह मान धर दिया। अब इनको जोड़ दिया, 9 और 16 और 9 को जोड़ेंगे तो 34 मिलेगा। अंडर रूट 34 है जो, यह इसका आंसर हो जाएगा। अब अंडर रूट 34 किस ऑप्शन में आ रहा है, तो आप कहेंगे कि ऑप्शन नंबर डी है जो इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है। ठीक है, बनेगा सवाल बिल्कुल इसी तरह से। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक और एक बार शेयर जरूर कर देना। ठीक है, अपनी समझदारी का परिचय जरूर दें। अगला प्रश्न क्या है, 7वां, किसी असंभव घटना की प्रायिकता है। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, देखो कभी भी प्रायिकता देखो शून्य हो सकती है, एक हो सकती है, लेकिन कभी भी प्रायिकता ऋण में नहीं हो सकती, माइनस में कभी प्रायिकता नहीं होती। तो यह ऑप्शन तो गलत है। तो यहाँ पर पूछा असंभव घटना जो कभी घट नहीं सकती, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी शून्य होगी। ठीक है, बनेगा। अगला देखो 8वां प्रश्न क्या लिखा है, 3a कोष्टक में ए धन बी धन सी ऋण 2c कोष्टक में ए ऋण बी ऋण सी ऋण 3ab धन 3ac यह लिखा है। इसको हमें हल करना है, कर लेंगे हल, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर देखो यह हल किया ना हमने, इसको देखो कैसे हल किया था हमने, यहाँ पर देख लेंगे। यह सवाल लिया था, यह सवाल हमने पहले लिख लिया है 3a 2, इसी तरह से आपको सवाल लिखा है, मिला लेंगे। अब इसको हल करना है। हल कैसे करते हैं, देखो कोष्टक के बाहर जितनी भी संख्या है उसका गुणा हम कोष्टक के अंदर जितनी भी संख्या है उन सब में करेंगे। ठीक है, नहीं आई समझ में, कोष्टक के बाहर जितनी भी संख्या हैं उनका गुणा हम कोष्टक के भीतर जितनी भी संख्या उन सब में करेंगे, एक एक करके बिल्कुल सब में करेंगे। कैसे करेंगे, अब देखो 3a को पकड़ा और a से हमने गुणा कर दिया, 3a को a में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 3a स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, फिर उसी तरह से हमने 3a को अब किस में गुणा करेंगे, b में करेंगे, तो b में करेंगे कितना आ जाएगा 3ab बना। फिर 3a का गुणा हम फिर किस में करेंगे, c में करेंगे, तो 3ac बन जाएगा। आया समझ में। इसी तरह से आपको इसमें भी करना है। यहाँ पर ऋण लगा, अब थोड़ा दिमाग लगाना है, ऋण लगा इसीलिए आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। 2c का गुणा a में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2c का गुणा a में करेंगे तो आएगा आपका 2ac, लेकिन आगे ऋण लगा था इसलिए ऋण की 2ac आएगा। ठीक है, इसी तरह से 2c का आपको ऋण b में करेंगे तो कितना आ जाएगा 2bc, लेकिन आगे ऋण लगा और यहाँ पर भी ऋण है, तो ऋण और ऋण क्या बन जाएगा धन, इसीलिए हमने यहाँ पर धन लगाया है, तो क्या बन जाएगा 2bc। आया समझ में। जब कभी दो समान चिन्ह आ जाए, जैसे ऋण का चिन्ह आ जाए तो क्या बन जाएगा भाई, ऋण बनता है। और यदि ऋण एक चिन्ह ऋण का हो एक चिन्ह धन का हो तो भाई क्या बन जाएगा, वह भी ऋण बनता है। ठीक है, यह आपको याद रखना है। आगे देखेंगे क्या लिखा है, यहाँ तक हमने देख लिया था 2ac धन के 2bc आ गए थे। अब ऋण 2c का गुणा हमने किस में करना है, c में करना है, तो ऋण और ऋण क्या बन जाएगा धन, और 2c का c में करेंगे तो 2c वर्ग आ जाएगा। इसी तरह से इसमें आपको ऋण का भी गुणा करना है, तो ऋण का 3a आ जाएंगे, ऋण के 3ac, यहाँ पर ऋण का करेंगे तो धन के 2ca बन जाएंगे। आया समझ में। अब आपको यहाँ पर देख लेना कौन कौन संख्या कट रही है। यहाँ पर देखो 3a स्क्वायर तो नहीं कट रहा, 3ab धन के 3ab और ऋण के 3ab कट जाएंगे, धन के 3ac और ऋण के 3ac कट जाएंगे, ऋण के 2ac और धन के 2ac, यहाँ पर यह लिखा है यह भी कट जाएगा। फिर क्या लगा 2bc, यह नहीं कट रहा है किसी से, 2c वर्ग नहीं कट रहा है, जो नहीं कट रहा है वह लिख लेंगे, तो यह आपका आंसर आ जाएगा। अब मिला लेना किस ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, या इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर। ऑप्शन 2 में यह लिखी है तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा। आया समझ में। अगला देखेंगे 9वां प्रश्न क्या लिखा है, कोई धन 8% वार्षिक चक्रवृद्धि दर से 5 वर्ष में दोगुना हो जाता है तो कितने वर्षों में ये 8 गुना होगा। बिल्कुल सरल क्वेश्चन, कैसे हल करना है, इस तरह से हल करेंगे। यहाँ पर देखो हमने समझा है कोई धन है जो 5 वर्ष में कितना हो रहा है, 5 साल में दोगुना हो रहा है, और पूछा है कि कितने वर्षों में यह 8 गुना होगा। तो आपको एक बात गांठ बांध के याद रखना है, यहाँ पर जब कोई धन है जो 2 गुना हो रहा है और फिर 8 गुना, यानी यह जो 2 है जो कितनी की पावर में आ रहा है, 2 से 8 किस तरह से बन रहा है, 2 से 8 है जो, यदि हम 2 का घन कर देंगे तो हमें कितना मिलता है 8 मिलता है। तो आपने क्या किया 2 का घन, यहाँ पर जितना घन किया यानी घात में जितनी संख्या थी उसका इसमें गुणा कर देना है। ठीक है, तो देखिए यह है जो 3 के ऊपर घात, यानी यह जितने की घात बनती है वह उसका इसमें गुणा करना है, यानी 5 में हम किसका गुणा कर देंगे
3 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 3 15 होती हैं। तो यानी इसका आंसर हो जाएगा कि 15 वर्षों में यह 8 गुना बनेगा। ठीक है, तो 9 का सही आंसर हो जाएगा आपका। देख लेना किस ऑप्शन में लिखा है, यह देखो 15, यह लिखा है आपका ऑप्शन नंबर 4 में लिखा है, 4 इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, 10वां प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा बहुफलक के रूप में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। 10वीं का प्रश्न देखो यहाँ पर हमने हल किया है। यह देखो आयलर का एक सूत्र होता है, यह आपको याद करना है। आयलर सूत्र क्या होता है, फलक धन शीर्ष ऋण किनारा। ठीक है, फलक धन शीर्ष ऋण किनारा, फलक को एफ से दर्शाते हैं, शीर्ष को भी से, किनारा को ई, बराबर कितना होता है 2। यह आपको सूत्र याद कर लेना है। ठीक है, और इसमें आपको मान धर देना है। जिस ऑप्शन में आपको एक एक करके ऑप्शन की मान धर देना है, आपको ऑप्शन में मान दिए हैं उनको एक एक करके रख देना है। और यदि आप LHS बराबर RHS आ जाए, यानी दोनों पक्ष कैसे हो जाए, बराबर आ जाए, तो आपका वह ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी इसमें आपको कौन सा ऑप्शन मिला है, तो आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन 2 को रख के देख लेना, तो आपको एक ही दायरे में आंसर आ जाएगा। हमने आपको मेथड बता दिए किस तरह से आपको हल करना है। अगला देखेंगे 11वां प्रश्न क्या है। 11वें प्रश्न को देखो हल करेंगे, यह आपको सवाल लिखा है, इसको आपको पढ़ लेना है। हमने यहाँ पर इसको हल करके बता रहे हैं। यहाँ पर देखो हल किया है, किस तरह से हल करना है। यह संख्या लिखी थी आपको प्रश्न में, अब इसको हल करेंगे तो 243 लिखे हैं। 243 किसका घन होता है, 7 का घन होता है। और यह 512 है जो 8 का घन होता है। और 2197 यह 13 का घन होता है। तो इस तरह से हमने लिख दिया, 13 के ऊपर 3 की घात रहेगी। अब यह घन से यह रूट कट जाएगा, यह से यह कट जाएगा और यह करनी कट जाएगी। ठीक है, तो क्या बचेगा, 7 धन 8 धन 13 बचेगा। इनको जोड़ देना है तो आपको क्या मिल जाएगा, 28। 28 मिलेगा, यानी आपका आंसर कौन सा हो जाएगा सही, ऑप्शन 11 का ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। 11 का 3 सही आंसर है। अगला देखो 12वां प्रश्न क्या है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप 69 सेंटीमीटर है, तो उसकी भुजा की लंबाई क्या है। क्या करना है हमें, भुजा की लंबाई निकालना, परिमाप दिया है। देख लेते हैं कैसे हल करना है। देखो त्रिभुज का परिमाप कितना दिया था हमें, यहाँ पर देखो त्रिभुज का परिमाप दिया था, प्रश्न में दिया था ना, त्रिभुज का परिमाप 69 सेंटीमीटर था, भुजा निकालनी है। तो कैसे समबाहु त्रिभुज का परिमाप सूत्र लगा देंगे। क्या होता है समबाहु त्रिभुज का परिमाप, 3 गुणित भुजा होता है, यह आपने पढ़ा हुआ। अब परिमाप दिया है तो परिमाप का मान धर देंगे हम 69। ठीक है, यहाँ पर लग दिया 69, इसका परिमाप दिया था। 3 गुणित भुजा, भुजा का मान कितना, भुजा निकालनी है। तो अब हम क्या करेंगे, भुजा का मान निकालना, तो 69 यानी 3 का पक्षांतर करेंगे तो क्या बनेगा, 69/3 बराबर आ जाएगा भुजा। ठीक है, तो यहाँ से काट देंगे, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 23 आंसर आ रहा है। यानी यह आ गया आपका 23 आंसर। इस तरह से आपको करना था। ठीक है, तो कर लेंगे। 12वां सवाल है यह। अगला देखेंगे, 12वां हो गया। अब अगला देखेंगे 13वां सवाल। 13वां सवाल 23 सेंटीमीटर आंसर आया था, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है, क्योंकि प्रत्येक भुजा इसकी 23 सेंटीमीटर की होगी। 13वां प्रश्न देखो क्या लगा, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 17 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। बेलन का आपको सूत्र याद रखना है। बेलन का सूत्र क्या होता है, यहाँ पर हम बताते हैं। देखो बेलन में यहाँ पर आपको क्या क्या दिया, वह लिख लेंगे। पहले लिखेंगे आप, दिया है क्या है, त्रिज्या दी 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया है 17 सेंटीमीटर। अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, यह बताना 2πRh प्लस 2πr²। आप कमेंट में बताएंगे यह सूत्र किसको पहले से याद था। 2πRh प्लस 2πr², यह बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र है। इसमें आपको मान धर देना है। कैसे रखेंगे, तो 2π और इसमें 2π कॉमन है, यानी यह बाहर ले लेंगे, 2π आएगा बाहर। अब कोष्टक में क्या बचेगा, यहाँ पर केवल बचेगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम समझाते हैं आपको। 2π बाहर ले लेंगे तो क्या बचेगा, RH बचेगा, धन यहाँ पर क्या बचेगा, R² बचेगा। ठीक है, अब इसमें आपको मान धर देना। R का मान धर दिया 5, यहाँ पर हमने लिख दिया 5। H का मान धर दिया 17, 17 रख देंगे। और यहाँ पर R² बचा था, यानी 5 का वर्ग हो जाएगा। 5 का वर्ग यानी कितना होता है, 5 के ऊपर 2 की घात होगी तो 25 बनेगा, इसलिए हमने डायरेक्ट 25 लिख दिए। अब 17 का आप 5 में गुणा करना और फिर उसमें 25 जोड़ देना। 17 का 5 में गुणा करेंगे, वो 25 जोड़ देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, यहाँ पर 110 मिलेगा। यहाँ पर ऑप्शन में देखना, ऑप्शन में 22/7 यानी पाई का मान धरा था हमने, पाई का मान रख दिया था 22/7। लेकिन ऑप्शन में अभी पूछा है कि पाई में ही आंसर देना, उसका मान नहीं रखना है। तो आपका आंसर यही हो जाएगा 220 पाई। 220 पाई आप देख लेना किस ऑप्शन में आ रहा है। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा 220 पाई आया था, ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। 14वां प्रश्न देखो, इसमें क्या दिया, 24 मजदूर किसी काम को 30 घंटों में कर सकते। कोई काम है और 24 मजदूर काम करे तो वह 30 घंटा का समय लेती है।
तब उस काम को 48 घंटों में करने के लिए कितने मजदूर की आवश्यकता होगी। अब इसको कैसे हल करेंगे, देखो इसके इस तरह के सवालों को हल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यह सूत्र देखना पड़ेगा। इसकी विधि क्या है, आपको M1D1 M2D2। ये M1D1 क्या है, M क्या कहलाते हैं सदस्य, यानी पहले कितने सदस्य थे वो मैन आदमी, दूसरे में क्या है मैन यानी दूसरे में कितने आदमी है बाय। डी है जो डी है यानी डे है यानी कितने दिन काम किया है, दिन में पहले दिन में भी लिख सकते हैं घंटे में भी जुड़ सकते हैं। जैसे आदमी पहले कितने थे 24 आदमी किसी काम को 30 घंटों में कर रहे हैं, तो अब पूछा है कि कितने आदमी यानी M2 का मान निकालना, कितने आदमी 48 घंटे में काम कर सकेंगे। तो यह है जो 48 लिख दी यहाँ पर 30, इनको आपको हल करना है। ठीक है, यहाँ हल करेंगे, यहाँ से काट देंगे 24 से कम 24, 24 दूनी 48, 30 बटे आएंगे 2। M2 का मान कितना आ जाएगा 30 बटे 2, 2 से काटेंगे 15, यानी M2 का मान कितना आ जाएगा 15 आएगा। 15 आपका आंसर हो जाएगा। 15 आप देख लेना किस ऑप्शन में आ रहा है, तो आपका सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 2 है जो सही आंसर है, 15 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या है जो यह नहीं है, यह क्वेश्चन पूछा है। देखो इसको कैसे करेंगे, देखिए 1369 यह पहली संख्या लिखी 1369, इसको कैसे हल करना, आपको यह संख्या याद होनी चाहिए। 1369 है जो यह दोस्तों 37 का वर्ग होता है, 37 का वर्ग होता है 1369। और 1225 लिखे हैं, यह किसका वर्ग होता है, तो यह 35 का वर्ग होता है। किसका वर्ग होता है, 35 का वर्ग होता है। 1156 है, यह 34 का वर्ग है। 34 का वर्ग कितना होता है 1156, लेकिन जो 1124 दिया है यह किसी का वर्ग नहीं होता है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न पूछा गया था कि कोई कौन संख्या जो पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। 16वां प्रश्न देखो क्या लिखा है, यह संख्या लिखी, इसका मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो यह लिख लिया हमने सवाल, अब इसको हल करेंगे। आपने दोस्तों एक सवाल एक सर्वसमीकरण पढ़ी होगी, क्या होती है, ए वर्ग ऋण बी वर्ग बराबर क्या होता है, ए धन बी कोष्टक में और एक दूसरे कोष्टक में ए ऋण बी। यह पढ़ी आपने, आप सभी ने पढ़ी होगी। ठीक है, याद करना। अब आपको क्या करेंगे, आपको जो सवाल दिया है वह इस तरह से दिया गया है, ए वर्ग ऋण बी वर्ग के रूप में लिखा है। यदि हम ए की तुलना एक्स धन वाई से कर लें और बी की तुलना एक्स ऋण वाई से करें, तो आपको यह सभी समीकरण बन जाएगी और आपको फिर इस तरह से लिख देना है। और हुआ भी यही है, यह है जो एक्स धन वाई है जो ये ए की वर्ग का रूप में लिखा है, और एक्स ऋण वाई है जो यह बी की वर्ग का लिखा है। अब क्या होता है, ए धन बी और ए ऋण बी, तो एक कोष्टक में आपको जोड़ देना। तो यहाँ पर हमने लिख दिया एक्स धन वाई धन एक्स ऋण वाई लिख दिया। इसमें हमने घटा देंगे तो पहली संख्या जो को तो लिखेंगे एक्स धन वाई। अब ऋण लगाएंगे तो इसमें चिन्ह पलट जाएगा, एक्स ऋण है जो धन बन जाएगा, क्योंकि ऋण का ऋण में गुणा होगा तो वह धन बनता है। तो यहाँ पर एक्स धन वाई बनेगा। यहाँ से देखो ऋण की बाय और धन की बाय कट जाएंगे, तो क्या बचेगा, यहाँ पर 2x बचेंगे। और यहाँ से ऋण एक्स धन एक्स कट जाएगा तो क्या बचेगा 2y। तो इनको गुणा करेंगे तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4xy। ठीक है, 4xy इसका आंसर आएगा। अब आपको ऑप्शन मिला लेनी, किस ऑप्शन में आ रहा है 4xy, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखो, इसमें आपको यह सवाल दिया गया है, इसको आपको हल करना है। कैसे हल करेंगे, देखो यहाँ पर हमने हल किया है, यह आपका सवाल रहा। इसमें आपको देखो यह सब समीकरण बन रहा है, एक और आपने एक सब समीकरण यह भी पढ़ी होगी, ए धन बी का वर्ग बराबर क्या होता है, ए का वर्ग धन बी का वर्ग धन के 2ab। किस किस ने यह सब समीकरण पढ़ी भाई, आप हमें कमेंट में बताना। ए धन बी का वर्ग बराबर क्या होता है, ए वर्ग धन बी वर्ग धन के 2ab। अब यह है जो सवाल आपको इस रूप में लिखा है, किसके रूप में, ए इसके रूप में, ए का वर्ग यानी 0.23 का वर्ग, बी का वर्ग यानी 0.27 का वर्ग, धन के 2ab, 2 यहाँ पर लिखा है, ए लिखा है, ये 0.23, बी का मान 0.27 बना है। इसी तरह से अब आपको इसके रूप में लिख देना, यानी ए धन बी और उसका वर्ग, ए का मान रख दिया 0.23, बी का मान रख दिया 0.27 और फिर होल वर्ग लगा दिया 2 का। ठीक है, तो 0.23 और 0.27 को जोड़ा तो कितना आएगा 0.50, इसका वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.25 आएगा। ठीक है, यह है जो इसका आंसर हो जाएगा। अब आपको देख लेना किस ऑप्शन में मिला है, 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, 17 का ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न देखेंगे क्या लिखा है, प्रथम दिन किसी कंपनी का शेयर मूल्य 20% बढ़ता है तथा दूसरे दिन उसी कंपनी का शेयर मूल्य 20% घटता है, तो कंपनी के शेयर मूल्य में वृद्धि या फिर कमी प्रतिशत ज्ञात करना है। देखो इस तरह के सवालों क्या होगा, आपको हमेशा कमी होती है। आपको इस तरह के सवाल यदि 20% यानी कोई भी चीज़ यदि उतने ही परसेंट बढ़ती है या वो उतनी परसेंट घटती है, तो आपको हमेशा कमी होगी।
एक तरीका जो बेसिक तरीका था वह हमने आपको यहाँ पर समझाया है। ये लिखा है, आप इस तरीके पे मत जाइए, यह थोड़ा लंबा होता है। कैसे हल करेंगे, देखो जैसे 20% की कमी हुई और 20% की वृद्धि हुई तो हमेशा क्या होगी, कमी। यानी 20% की वृद्धि यानी एक्स का जो वृद्धि या कमी होती है उसी का वर्ग कर देना। 20 का वर्ग करेंगे और बटी में 100 कर देंगे। तो 20 का वर्ग कितना होता है, 400 बटी में 100 आ जाएगा। 100 से काटेंगे यानी क्या आ जाएगा, 4। यानी 4% की क्या होगी, कमी होगी। 4% की क्या होगी, कमी। या फिर दूसरा तरीका ये था, आप कर लेंगे, जो इनसे सरल लगे वह कर लेना है। तो 4% की कमी यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। इसको देखेंगे, इसमें आपको क्या करना है, यह सवाल दिया, इसका मान निकालना है। आपने सब समीकरण पढ़ी होगी। 19 का देखो, 19 का कैसे हल करना है, यहाँ पर देखो ये हल किया है ना। 19 का देखो ए लिखा है, ऐसा तरह से लिखा है। सब समीकरण क्या होती है, ए वर्ग ऋण बी वर्ग बराबर होता है ए धन बी और ए ऋण बी। हमने आपको पहले भी इसको हल कर दिया। एक कोष्टक में आपको इनको जोड़ देना, एक में घटा देना और फिर गुणा कर देना तो आंसर आ जाएगा। कर लेंगे। अगला देखो 19 का होगा। 20 का आंसर क्या है, आंकड़े दिए हैं 17 12 13 ऋण 5 2 0 ऋण 12 और 8 5। इसमें आपको सीमा निकालनी है। सीमा कैसे निकालते हैं, देखो सीमा को हम इस तरह से निकालेंगे। सीमा में आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको हल नहीं किया गया डायरेक्ट, हमने कैसे बताना आपको। इसमें आपको जो छोटा मान है और जो बड़ा मान है उसको आपको जोड़कर आधा कर देना है। यहाँ पर देखो सबसे बड़ा मान क्या दिख रहा है, 17 दिया है और सबसे छोटा क्या इसमें, 0 दिया है। ठीक है, 0 नहीं, इसमें सबसे छोटा है ऋण 5, क्योंकि ऋण 5 नहीं ऋण 12 है सबसे छोटी, क्योंकि सबसे छोटी 0 और उससे भी छोटा है ऋण 5, ऋण 5 से भी छोटा है ऋण 12, क्योंकि माइनस की 12 है। तो 17 और ऋण की 12 जोड़ेंगे तो घट जाएंगे। 17 में से 12 घटी कितना, 12 5 17, 5 बचेंगे। ठीक है, 5 है जो इसका आंसर हो जाएगा। यह है जो इसका आंसर, चौथे का आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर। ठीक है, देखिए यह मिस्टेक हो गया। इसमें क्या करना है आपको, जो बड़ी संख्या उसमें से सबसे छोटी संख्या घटानी है, जोड़नी नहीं है, घटानी। अभी हमने जोड़ दिया था वह गलत था, घटाना है। जैसे 17 में हम ऋण 12 को घटाएंगे, सबसे छोटी क्या है, ऋण 12 है। इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 17 ऋण और ऋण बन जाएगा धन। 17 और 12 इनको जोड़ देंगे, 7 7 और 2 9, 1 और 1 2, 29 आंसर है। यानी ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन 3 आंसर, घटाना है, जोड़ना नहीं है। अगला प्रश्न क्या है, 21वां प्रश्न देखो। यह सवाल दिया है 1/5 के ऊपर ऋण 2 बराबर 1/4 के ऊपर ऋण 2 धन 1/x के ऊपर ऋण 2। इसमें x का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इस तरह से निकालना है। इसको हमने हल यहाँ पर किया है। देखो यह संख्या थी, अब इसको देखो कैसे बदल देंगे। 5 के ऊपर ऋण 2, जब भी ऋण 2 की घात होती है तो उसको हम 2 में बदलना है, यानी धन की बदलना है तो वह पर अंश हर बन जाता है, हर अंश। यानी इसको पलट देंगे तो क्या बनेगा, 5 के ऊपर 2 की घात आ जाएगी, 4 के ऊपर 2 बनेगा, यह एक्स के ऊपर ऋण 2। देखो 1/x के ऊपर ऋण 2 थे, इसको हम पलट देंगे तो क्या बन जाएगा, 1/x के ऊपर ऋण 2 थे, इसको हम x के ऊपर 2 की घात लिख सकते हैं। तो इसी तरह से हमने यहाँ पर कर लिया, पूरी संख्याओं को पलट दिया है। अब यहाँ पर देखो 5 के ऊपर 2 की घात, 4 के ऊपर 2, इनको पक्षांतर कर दिया तो 5 के ऊपर 2 की घात ऋण के 4 के ऊपर 2 बराबर आ जाएगा x का वर्ग। तो 5 का वर्ग होता है 25, 4 का वर्ग होता है 16, 25 में 16 जाएंगे तो 9 बचेगा। तो x के ऊपर 2 की घात 9 है, जो किसका वर्ग है, x का वर्ग है, जो यह है जो 9 है, जो किसका वर्ग है, 9 होता है 3 का वर्ग है। यानी 9 की जगह पे हमने लिख दिया 3 का वर्ग, तो वर्ग से वर्ग कट जाएगा तो एक्स का मान आ जाएगा 3, एक्स का मान आएगा 3, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 21 का ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है। ठीक है, कर लेंगे। अगला देखेंगे मूल बिंदु के निर्देशांक। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। 23वां सवाल देखो, 3.5 गुणा 3.5 ऋण 1.5 गुणा 1.5 बटे 10। इसको कैसे हल करेंगे, देखो यह देखो 3.5 गुणित, यह सवाल है 23वां। इसको कैसे हल करना है, यह इसके 2 बार लिखा यानी 3.5 के ऊपर 2 की घात बनेगा। 1.5 को 2 बार लिखा यानी 1.5 के ऊपर 2 की घात हम लिख सकते हैं, बटी में 10। अब देखो आपने सबसे पहले क्या पढ़ी, ए बार ऋण बी बार बराबर क्या होता है, ए धन बी और ए ऋण बी। तो एक बार इनको जोड़ देना है और एक बार इनको घटा देना। 3.5 में एक कोष्टक में जोड़ देंगे और फिर एक कोष्टक में इनको घटा देंगे और फिर इनका गुणा करना है। 3.5 1.5 को जोड़ा तो कितना मिला, 5, और 3.5 में से 1.5 को घटाएंगे तो मिलेगा 2। 5 का 2 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 10, 10 बटे 10 आएगा, काट देंगे 10 एकम 10, एक बेर कटेगा, एक इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आप ऑप्शन मिला लेना, किस ऑप्शन में लिखा है एक, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, एक ऑप्शन 3 में लिखा है। ठीक है, अब उसी तरह से 24वां प्रश्न देखेंगे। यह संख्या लिखी, इसका विशेष रूप बताना है। देखो यह संख्या है जो कैसे हो जाएगी, इसको आप यहीं पर देख लेंगे। यह संख्या लिखिए 0 देखो हमने यहाँ पर हल किया इसको। 24वां सवाल देखो, यह संख्या थी, इसको हम
जीरो दशमलव दशमलव लिखा है, दशमलव मिटाएंगे तो यह संख्या इस तरह से बनेगी 5/दशमलव को लिखते हैं हम 1। उसके बाद तो संख्या गिनेंगे कितनी 1 2 3 4 5 6 7 संख्या है, 7 अंक हैं, तो उतने ही शून्य रख देंगे। तो यहाँ पर हमने 7 शून्य रख दिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 शून्य रख दिए। अब यह बन गया। तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, घात के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 5 गुणित 10 के ऊपर कितने कितने शून्य थे, 7 शून्य थे, तो ऋण 7 आएगा। ऋण 7 क्यों लगा, क्योंकि यह बटी में थे, तो ऊपर जाएंगे तो ऋण के बन जाएंगे। ठीक है, यह भी हमने समझाया था, यह इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, मिला लेंगे 24 का। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है, 5.0 का 10 के ऊपर 7। ठीक है, 25वां सवाल देखो, दिए गए परिमेय संख्याओं के बीच हम प्राप्त कर सकते हैं कितनी परिमेय संख्या प्राप्त कर सकते हैं, तो हम अनंत परिमेय संख्या प्राप्त कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही आंसर है। ठीक है, अब हम अगला देखेंगे 25वां प्रश्न। अगला क्या 26वां प्रश्न है। 26वां प्रश्न क्या लिखा, 2/3 गुणित ऋण 3/7 ऋण 6/21 धन 9/7 गुणित 4/3 यह लिखा है। इसको हमें हल करना है। कैसे हल करेंगे, देखो इसको हमने यहाँ पर हल किया है। देखो लिखा है संख्या ये लिखी थी, 26वां प्रश्न है, इस तरह से यह लिखा है। देखो यह जो सवाल आपका इस तरह से सवाल दिया था, मिला लेंगे यही सवाल है। अब आपको करना क्या है, इसको हल कर देना है। जैसा हल कर सकते हैं वैसा हल कर सकेंगे। इसको हल कर लिया, ऋण के 2/7 थे, इनको हमने हल कर दिया, 3 से 3 कट गया तो ऋण बचा ऊपर, तो ऋण के 2/7 हो जाएंगे। यहाँ पर ऋण 6/21 देंगे तहीं धन, यहाँ पर देखो कोई चीज़ कट रही नहीं कट रही, 9 चौके देखो यहाँ से कट रहा है, 3 एकम 3 3 तिरका 9, 3 चौके हो जाएंगे 12/7 बना। अब इसको हमने 7 7 21 और 7 का आपको लघुत्तम लेना है। 7 21 और 7 का लघुत्तम लेंगे तो 21 एलसीएम आएगा, एलसीएम 21 आएगा। अब यहाँ पर 7 से इसमें भाग देना, कितनी बार गया 7 3 21, 3 बार गया। जितनी बार जाता है उसको अंश में गुणा करते, 3 भी गया, 3 का 2 में गुणाएंगे तो कितना 3 दूनी 6, ऋण के 6 आ गया। इसी तरह से दूसरी संख्या का हर देखना, हर में क्या 21, 21 का 21 में भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा 1 बार जाएगा। 1 का ऊपर गुणा करेंगे तो 6 ही मिलेगा, तो ऋण के 6 लिख दिया। अब धन लगा, धन का चिन्ह लगाएंगे, फिर से 7 का 21 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा। 3 का ऊपर गुणा, तो 12 हम 3 गुणा करेंगे, कितना आएगा 12 3 36। ऋण के 6 ऋण 6 धन 36 घटा देंगे तो कितना बचेगा आपको 24 बचेगा। 24/21 काटेंगे, 3 8 24 और 30 7 21, 8/7 है जो आएगा। 8/7 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, यह दोनों आंसर सही है। इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर 2 है जो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 2 इसका आंसर बनेगा। 27वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 18 से विभाज्य, 18 से विभाज्य कौन सी संख्या है। तो 18 का विभाज्यता का नियम क्या होता है, यदि भाग 3 का और या फिर 6 का भाग जाना चाहिए, 6 और 3 का भाग जाता है तो वह 18 से विभाज्य होगी। अब 3 का भाग देखो कैसे जाएगा, 3 में भाग कब जाता है, जब अंकों का योग 3 से विभाजित हो। जैसे पहला ऑप्शन पकड़ेंगे तो यह इसके अंक को योग करेगी, 7 और 1 8, 8 और 2 9, 9 और 6 कितने हुए 15, 15 यह 3 से विभाजित है, बिल्कुल 3 से विभाजित है। क्या अब यह 6 से विभाजित है, तो यह देख लेना आपको, तो यह संख्या है जो 6 से विभाजित नहीं होगी। इसी तरह से आपको दूसरा मिलाना है, दूसरा देखेंगे 9 और 3 कितने हुए, 9 और 3 12, 12 6 18, 18 3 से तो विभाजित है लेकिन 6 से विभाजित नहीं होगी। आपको ऑप्शन 3 मिलाना है, 3 है जो यह 3 से विभाजित होगा और 6 से विभाजित होगा, यानी ऑप्शन 27 का 3 सही आंसर होगा। 28वां प्रश्न देखो क्या लिखा, विवेक तथा रजनी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 6:7 है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 5:6 था। तो रजनी की वर्तमान आयु निकालना है, कैसे निकालेंगे इसको देखेंगे। अगला इसको देखेंगे, यहाँ पर हल किया है हमने। यह देखो 28 में हमने अनुपात कितना दिया था प्रश्न में, विवेक और रजनी की आयु का अनुपात है 6:7। तो हम मान लेंगे विवेक की वर्तमान आयु कितनी है 6x, क्योंकि उनका मान हमें एग्जैक्ट मान नहीं दिया, सही मान नहीं दिया है, उनका हमें अनुपात दिया है कि वह मान है जो इसी अनुपात में होगा। तो मान लिया हमने विवेक की वर्तमान आयु 6x है और रजनी की वर्तमान आयु हो जाएगी 7x। ठीक है, अब हम कह रहे प्रश्न में कि 5 वर्ष पहले, पहले मतलब क्या होता है घटाना। 5 वर्ष पहले जैसे वर्तमान आयु कितनी है 6x, जैसे आपसे कहें कि आपकी 5 वर्ष पहले आयु कितनी थी, तो आप क्या कहेंगे, आप वर्तमान आयु में से 5 को घटाएंगे। इसी तरह से हमने यहाँ पर भी किया, वर्तमान आयु कितनी है 6x, 6x में से 5 वर्ष पहले पूछा है तो 6x ऋण के 5 कर देंगे। तो यहाँ पर हमने 6x ऋण 5 कर दिया। और उसी तरह से विवेक की आयु कितनी हो जाएगी, रजनी की आयु कितनी हो जाएगी 7x ऋण के 5। और अनुपात यानी बटे करना है आपको, बटे कर देंगे। अनुपात कितना दिया 5/6 दिया है। इस तरह से यह बन जाएगा। आया समझ में। अब इसके यहाँ क्या करना है आपको,
इसको हल कर देना, तिर्यक गुणा करना है। 6 का ऊपर वाली संख्या में गुणा करेंगे और 5 का नीचे वाली संख्या में गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा कहते हैं इसको। इस तरह से गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 6 का 6 में करेंगे तो 6 6 36 एक्स, ऋण के 6 5 30 एक्स, 30 आएगा। फिर 5 का इसमें करेंगे 5 7 35 एक्स, ऋण के 25। अब 35 एक्स को हम इस तरफ ले आएंगे, 36 में से 35 जाएगा, बचेगा 1, यानी 1 एक्स बचेगा, एक्स लिख दिया। फिर क्या और क्या बचेगा, ऋण 30 को इस तरफ ले आएंगे तो 25 में से 30 घटेगा, बचेगा 5। एक्स का मान कितना आ जाएगा, 5 आएगा। एक्स का मान 5 है तो हम यहाँ पर मान डाल देंगे। तो विवेक की आयु कितनी, वर्तमान आयु कितनी मानी थी हमने, 6 एक्स। तो 6 एक्स में 6 गुणा 5 रखेंगे, 6 5 30, यानी विवेक की आयु कितनी हो जाएगी, 30 वर्ष होगी। और यहाँ पर अब इसकी रजनी की वर्तमान आयु 7 एक्स है, एक्स का मान 5 रखा, 7 बना 35, यानी इसकी आयु होगी 35 वर्ष होगी। यही प्रश्न में पूछा था, तो लिख लेंगे कौन सा ऑप्शन है, 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर। प्रश्न में क्या पूछा था, विवेक की रजनी की वर्तमान, रजनी की आयु पूछी थी, तो रजनी की वर्तमान आयु कितनी निकली थी अभी हमने निकाला है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। 35 वर्ष है रजनी की आयु। ठीक है। 29वां प्रश्न देखो क्या लिखा है, 2187 को किस छोटी से छोटी संख्या से विभाजित करना चाहिए कि यह एक पूर्ण घन हो जाए। तो यदि आप उसको 3 से विभाजित करना, सबसे छोटी संख्या क्या, 3 से विभाजित करेंगे तो आपको एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 30वां प्रश्न है, जैसे हमने अभी इसको हल किया था वैसे ही इसको हल करना है। 2x धन 1 बटे 2x ऋण 1 बराबर कितना लिखा, 3/5। एक्स का मान निकालना है, कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर हम यहीं पर समझा देते हैं, इसको हल नहीं कर रहे। देखो 2x धन 1 को 5 का इसमें गुणा कर देंगे और 3 का गुणा इसमें करेंगे, आपको एक संख्या मिलेगी। यहाँ पर हल कर देते हैं, 5 के 2 में करेंगे 5 दूनी 10x आएगा, धन 5 एकम 5 आएगा, बराबर 3 दूनी 6x ऋण के 3 आएगा। अब 6x 10x को 6x का पक्षांतर करेंगे तो क्या बनेगा, 10x ऋण के 6x बराबर, यहाँ पर ऋण 3 थी, यहाँ पर आएंगे ऋण के 5 बन जाएंगे। 10x में 6x कटेगा, कितना बचेगा, 4x बराबर ऋण के 8, 5 3 8 आ जाएंगे। एक्स का मान कितना आ जाएगा, 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8, ऋण के 2 आएगा। एक्स का मान ऋण 2, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। ठीक है, कर लेंगे, इस तरह से आपको हल करना है। 30वां प्रश्न होगा, यानी हमारे गणित के जो 30 क्वेश्चन थे वह हमने पूरे हल कर लिए हैं। अब आ रहे हैं विज्ञान की क्वेश्चन, अब हम इनको हल करेंगे। तो जल्दी से आप एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, और आपको अभी तक का वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया तो चैनल को एक बार लाइक जरूर करिए। अब हम अगला प्रश्न देखें, विज्ञान में प्रश्न, विज्ञान का चैप्टर शुरू हो रहा है। जल्दी से आप शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक विज्ञान का 31वां प्रश्न, विद्युत धारा को जब कॉपर सल्फेट की घोल में प्रवाहित किया जाता है तो वह निम्नलिखित में से विच्छेद हो जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 कॉपर और सल्फेट में विच्छेद होता है, तो ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है। अगला देखेंगे 32वां प्रश्न, क्या पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ लोगों को सलाह देती है कि गाड़ी चलाते समय निम्नलिखित में सावधानी करें जिससे पेट्रोल डीजल कम खर्च हो। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही है, यानी हमें कौन कौन सा सावधानी रखनी चाहिए। ऑप्शन बी, यानी जहां आपको प्रतिशत करनी हो गाड़ी का इंजन बंद कर दें, या फिर क्या करें, टायरों का दाब हमेशा कम रखें, और ऑप्शन डी है जहां तक संभव हो गाड़ी को समान और मध्यम गति से चलाएं। तो यह इसका आंसर हो जाएगा। 33वां प्रश्न देखेंगे जल्दी से। 33वां प्रश्न, क्या निम्नलिखित में से बल से संबंधित सही कथन पहचानना है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है, यानी बल के द्वारा किसी वस्तु को स्थिर अवस्था से गतिशील अवस्था में लाया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। और ऑप्शन नंबर डी लिखा है, जो बल की किसी भी गतिशील वस्तु को चाल को बदल सकता है, यह भी सही आंसर है, यानी ऑप्शन 2 इसका सही आंसर बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाती हैं, यहाँ पर आपको जोड़ियाँ मिलानी है। ठीक है, क्या करना है, आपको जोड़ियाँ मिलानी है। किस तरह से जोड़ी मिलाएंगे, देखो लुई पास्चर है, लुई पास्चर जी हैं जो इन्होंने एंथ्रेक्स की खोज की थी। एडवर्ड जेनर हैं जो एडवर्ड जेनर थे जो इन्होंने चेचक की टीका की खोज की थी, एडवर्ड जेनर ने। रॉबर्ट कोच हैं जो इन्होंने क्या किया था, रॉबर्ट कोच का क्या हो जाएगा, रॉबर्ट कोच से जो इन्होंने किडवन की खोज की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन दिया था, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे 35वां प्रश्न क्या है, जल्दी से हम देख लेते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, फिर आप कहेंगे कि इतना बड़ा वीडियो हो गया। निम्नलिखित ग्रहों को उनकी सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में लिखना है, दूरी के बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो इसका सही आंसर किस में दिया, ऑप्शन नंबर 4 में दिया, यानी पहले शुक्र आएगा, फिर उसके बाद पृथ्वी आएगी, फिर आएगा बृहस्पति और उसके बाद शनि आएगा। यह उसका सही क्रम होगा, ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है। इसमें आपको जोड़ी मिलानी है। अब देखो इसमें बताना आपको थायरॉक्सिन हार्मोन है जो यह किससे निकलता है, गोइटर से निकलता है, यानी गले में थायराइड ग्रंथि हो वहाँ से निकलता है गोइटर।
इंसुलिन है जो इंसुलिन पीयूष ग्रंथि। एड्रीनलिन 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 है जो यह किससे निकलता है, तनाव से निकलता है। वृद्धि हार्मोन है जो वृद्धि हार्मोन क्या हो जाएगा 36 वृद्धि हार्मोन है जो यह हो जाएगा, यहाँ पर देखो मिस्टेक हो गया है। वृद्धि हार्मोन है जो यहाँ पर देखो वृद्धि हार्मोन है तनाव, और एड्रेनल है एड्रेनल हो जाएगा आपका पीयूष ग्रंथि। रुक जाइए, देखो थायरॉक्सिन हार्मोन है जो थायरॉक्सिन हार्मोन है जो यह किससे है, थायरॉक्सिन हार्मोन है गोयरेटर। और इंसुलिन है जो इंसुलिन है मधुमेह। इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है, यह आपको याद रखना। मधुमेह शुगर की बीमारी होती है, इसको हम शुगर भी कहते हैं। यह मिस्टेक हुआ था, इंसुलिन से शुगर की बीमारी होती है। और एड्रेनलिन है जो तनाव से होता है। और वृद्धि हार्मोन है जो यह पीयूष ग्रंथि से निकलता है, वृद्धि हार्मोन पीयूष ग्रंथि से निकलते हैं। यह इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है, यह गलती हुआ था। इंसुलिन है जो मधुमेह से निकलता है, अग्नाशय से निकलता है। ठीक है, मधुमेह बीमारी होती है। अगला देखेंगे, यह देखो इसमें भी आपको जोड़ियाँ मिलानी है। इसका देखोगे तो जुताई है जो जुताई है किससे होती है, जुताई है जो हम हल से करते हैं। बुआई है जो किससे करते हैं, बुआई है जो हम सीड ड्रिल से करते हैं, आप देखते होंगे। कटाई है जो कटाई किससे करते हैं हम, कटाई है जो हम करते हैं दरौती से, कटाई है दरौती से करते हैं, पहले से दरौती करते थे। थ्रेसिंग है जो कंबाइन से करते हैं। ठीक है, यह ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किस कारण द्वारा संगमरमर कैंसर होता है। संगमरमर कैंसर किससे होता है, अम्लीय वर्षा से होता है, अम्लीय वर्षा से होता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके क्या कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 गर्भ है जो कहलाता है। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो गर्भ कहलाती है। निम्नलिखित में से किसके लिए साइकिलों तथा स्वचालित वाहनों की ब्रेक प्रणाली में ब्रेक पैडों का उपयोग किया जाता है, ब्रेक पैडों का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 1 घर्षण को बढ़ाने के लिए। ऑप्शन 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। वन्य जीवन पौधों और जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। अब यहाँ पर आपको 2 कथन दिए हैं, इसमें से बताना कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। पहला क्या लिखा है, सजीव कोशिकाओं के समग्र संगठक को जीव द्रव्य के नाम से जाना जाता है, यह कथन तो सत्य है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला दूसरा कथन क्या दिया है, जीव द्रव्य में कोशिका और केंद्रिका द्रव दोनों सम्मिलित होते हैं, तो यह भी सत्य है, यानी दोनों कथन इसके सत्य होंगे। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर आएगा। 43वां प्रश्न पढ़ेंगे, क्या लिखा है, निम्नलिखित में से विद्युत लेपन से संबंधित उपयुक्त कथन चुनिए। विद्युत लेपन से संबंधित उपयुक्त कथन चुनने हैं। क्या इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 है जो सही आंसर है, यानी लोहे की सतह पर जस्ते का लेपन उसे संक्षारित होने से बचाता है, बिल्कुल सही बात है। अब लोहे में जंग लगती है तो उसमें आप जस्ते यानी जिंक का क्या करते हैं, जस्ते का लेपन कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। और आप क्या करते हैं, लोहे की डिब्बी को टिन से लेपन करके उन्हें खाने के भंडारण के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, एक और है बानस लगा देते हैं या फिर ऑयल लगा देते हैं। ठीक है, तो यह इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 है जो सही आंसर होगा। अगला देखेंगे क्या लिखा है, अगला है 44वां प्रश्न पढ़ेंगे। 44 प्रश्न के नीचे यहाँ पर भी आपको 2 कथन मिल रहे हैं, इनको आपको बताना है कौन सा कथन सही है कौन सा कथन असत्य है। कथन देखो, अभी कथन दिया है पहले, मुर्गी में आंतरिक निषेचन होता है। अब इसके अनुसार आपको एक कारण दिया है, यह बताना कारण है जो अभी कथन के द्वारा दिए गए कारण सही है या फिर गलत है। कारण क्या दिया, कठोर कवच के पूर्ण रूप से बनने वाली पहली मुर्गी अंडे का निर्मोचन करती है। देखो, यह है जो पहला कथन है जो सत्य है, लेकिन कारण दिया है असत्य, कारण असत्य कथन सत्य, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु को पानी के अंदर रखा जाता है, पानी के अंदर कौन सी अधातु को रखा जाता है, धातु नहीं पूछा, क्या लिखा, अधातु, यानी फास्फोरस को हम रखते हैं, तो 45 का 3 सही आंसर है, फास्फोरस को रखा जाता है। कौन सी धातु अधातु है जो पानी के अंदर में रखी जाती है, तो फास्फोरस। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको 2 कथन दिए हैं, बताना है कौन सा सत्य कौन सा असत्य। कथन एक क्या है, ध्वनि पानी में संचरित हो सकती है। ठीक है, तो ध्वनि है जो पानी में संचरित हो सकती है। ठीक है, तो यह तो सत्य है। दूसरा क्या लगा, ध्वनि का परिसंचरण निर्वात में तेज होता है, यह है जो असत्य होता है, निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता है। तो यानी ऑप्शन नंबर है जो 2 तीसरा है सही है, पहला सत्य दूसरा असत्य होगा। 47वां प्रश्न क्या है, इसमें भी 2 कथन दिए हैं। पहला क्या है, सूती और ऊनी वस्त्र जैव अनवीनीकरणीय पदार्थ हैं। ठीक है, और क्या है, अनवीनीकरणीय पदार्थ हैं क्या, नहीं है। दूसरा क्या, टिन एल्यूमिनियम और अन्य धातुओं के डिब्बे जैव अनवीनीकरण स्रोत हैं, यह है जो सही है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर
बनेगा। ऑप्शन 4 सही आंसर है। अगला देखेंगे 48वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भूकंप के लिए सत्य नहीं है। भूकंप के लिए कौन सा सत्य नहीं है, जैसे भूकंप पृथ्वी से अचानक उत्पन्न हुआ झटका या कंपन होता है जो कम समय तक रखता है, यह बिल्कुल सही है। ऑप्शन एक सही हो जाएगा। और क्या है, अधिकतर भूकंप पृथ्वी की प्लेट्स की गति के कारण उत्पन्न होते हैं, यह भी सही है। और अधिक विनाशकारी भूकंपों की तीव्रता रिक्टर पैमाने से, यह रिक्टर पैमाने से भी नापते हैं, यह भी सही है। यानी ऑप्शन एक इसका सही आंसर होगा। अगला देखो क्या है, सूर्य में प्रकाश और ऊष्मा निम्नलिखित प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। कौन सी प्रक्रिया से उत्पन्न होती है यह बताना है। देखो प्रक्रिया से यह नाभिक की संलयन से उत्पन्न होती है, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। 50वां प्रश्न देखो, प्रकाश की किरण दर्पण की सतह से 30 अंश के कोण से डाली जाती है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा। परावर्तन कोण का मान भी 30 अंश का होगा, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। इसमें आपको जोड़ियाँ मिलानी है, ठीक है। तो आपकी जोड़ियाँ मिला लेंगे, आप अपने ऑप्शन नंबर 3 के अनुसार जोड़ियाँ मिलाएंगे तो सही जोड़ियाँ मिल जाएंगी। 52वां प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के खिलाफ छापामार युद्ध जारी रखा। छापामार युद्ध जारी रखा था, किसने रखा था, तो आपका सही आंसर है जो नाना साहब ने छापामार युद्ध जारी रखा था, तो ऑप्शन 2 सही आंसर है। भारत की संसद का ऊपरी सदन है, भारत की संसद का ऊपरी सदन क्या कहलाता है, राज्यसभा है, राज्यसभा ऊपरी सदन है, तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा। केवल परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए की गई कृषि के प्रकार का क्या नाम है। केवल परिवार की पूर्ति के लिए जो कृषि की जाती है उसको क्या कहते हैं, हम जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। ऑप्शन 2 सही आंसर होगा। 55वां प्रश्न क्या, निम्नलिखित में से कौन सा बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा विकासशील देशों में उद्योग स्थापित करने का वैध कारण नहीं है। तो देखो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे यह, तो देखो ऑप्शन 4 में क्या लिखा है, सुंदर पर्यावरण, यह इसका आंसर है। सुंदर पर्यावरण है जो इसका आंसर है। ऑप्शन 4 सही आंसर है। 56वां प्रश्न देखो, दो कथन दिए हैं, बताना कौन सा सत्य कौन सा असत्य। पहला क्या है, 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की, तो यह तो सत्य है। दूसरा क्या है, दिसंबर 1946 से दिसंबर 1949 के दौरान संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए संविधान तैयार किया, यह है जो असत्य है। तो यानी पहला है जो सत्य है, दूसरा असत्य। ऑप्शन 3 सही आंसर। 57वां प्रश्न क्या है, हाथ में मैला ढोने की प्रथा से आप क्या समझते हैं। हाथ में मैला ढोने की प्रथा से आप क्या समझते हैं, यह प्रथा है जो मानव मल या फिर गंदगी को हाथ से ढोने से अर्थ है, तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। 58वां प्रश्न क्या है, यह कौन सा तय करता है कि कोई व्यक्ति दोषी है या फिर निर्दोष। यह कौन तय करता है, न्यायाधीश है जो यह तय करता है। 58 का 2 आंसर सही है, ठीक है। आगे देखेंगे हम, अगला प्रश्न देखें 59वां प्रश्न क्या है, एक सामान्य आदमी के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इतिहास के अध्ययन का पर्याय है परंतु याद रखना बहुत कठिन है। तो ऑप्शन नंबर 2 घटनाओं की तिथियां याद रखना बहुत कठिन। आप देखते होंगे कई बार भूल जाते हैं, याद करते हैं तो। अगला प्रश्न क्या है, गांधी जी चंपारण क्यों गए थे। गांधी जी हैं जो चंपारण क्यों गए थे, क्योंकि चंपारण में नील की खेती करने वाले दुर्दशा से परिचित होने के लिए गए थे। तो 61-60 का एक सही आंसर हो जाएगा। 61वां सवाल क्या है, संसाधनों का संविधानी पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीनीकरण के लिए समय देना कहलाता है, क्या कहलाता है, यह है जो ऑप्शन 4 सतत पोषणीय विकास कहलाता है, सतत पोषणीय विकास कहलाता है, ठीक है। फिर से जोड़ियाँ आ गई, इसको आपको मिला देना है। कैसे मिलाएंगे, देखो मताधिकार है जो यह क्या है, मत देने का अधिकार है। मताधिकार है जो यह क्या है, मत देने का अधिकार है, ठीक है। इससे मिल जाएंगे चौथी से। और फिर क्या लिखा, मिश्रित अर्थव्यवस्था यह किससे होती, निजी व सार्वजनिक क्षेत्र और उत्पादन में भाग लेना। शीत युद्ध है जो यह किससे मिल जाएगा, सोवियत संघ से और गुटनिरपेक्ष तीसरे से, यानी ऑप्शन 4 सही आंसर होगा। अगला देखेंगे, यदि न्यायपालिका यह मानती है कि संसद द्वारा पारित किसी कानून में संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन हुआ है तो उस कानून को न्यायपालिका निरस्त कर सकता है। न्यायपालिका की इस शक्ति को क्या कहते हैं, तो न्यायिक समीक्षा कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है। दूसरा क्या लिखा, निम्नलिखित में से कौन सा वह क्षेत्र नहीं है जहां बहुत कम लोग रहते हैं। कौन सा वह क्षेत्र नहीं है जहां पर बहुत कम लोग रहते हैं, तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 है, मैदान है जो सही आंसर है। अगला प्रश्न क्या लगा, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें सतह के निकट पाए जाने वाले खनिजों को खोदा जा सकता है। खनिजों को खोदा जा सकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपका सही आंसर है खनन कहलाती है। ऑप्शन 4 सही है। फिर क्या लिखा, जिस व्यक्ति
को पर्याप्त पोषण या भोजन नहीं मिलता उसे क्या कहा जाता है? पर्याप्त पोषित, पोषित, कुपोषित या फिर संतुलित आहार। आपका सही आंसर कुपोषित कहलाता है। ऑप्शन 3 सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? कृषि पर आधारित उद्योग नहीं है। कौन सा उद्योग नहीं है? ऑप्शन 1 लिखा है जूट, ऑप्शन 2 चीनी, ऑप्शन 3 बागानी, ऑप्शन 4 लोहा व इस्पात। तो कौन सा है जो कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो लोहा व इस्पात उद्योग है जो यह कृषि आधारित उद्योग नहीं है। तो ऑप्शन 4 सही आंसर है। फिर से आपको जोड़ियाँ मिल जाएंगी। इसको कैसे भरना है? देखो, महुआ, महुआ है जो इसकी जोड़ी मिल जाएगी। एक फूल है जिससे मदिरा भी बनाई जा सकती है। आपने देखा महुआ की मदिरा बनती है। फिर लिखा है वैष्णव, वैष्णव है जो यह क्या है? विष्णु की आराधना करने वाले वैष्णव कहलाते हैं। ठीक है। दिकु, दिकु हैं जो कौन कहलाते हैं? दिकु हैं जो जनजाति क्षेत्रों के बाहर आने वाले लोग दिकु कहलाते हैं। बैगा जनजाति, यह ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर बनेगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सार्वजनिक सुविधाओं के अंतर्गत शामिल नहीं है? सर्वाधिक सुविधाओं के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो सिनेमा है जो सर्वाधिक सुविधाओं में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? जलियांवाला बाग है जो कहाँ हुआ था? यह देखो अमृतसर में हुआ था। अमृतसर में हुआ था। ठीक है। 13 अप्रैल 1919। ठीक है, याद रखना 13 अप्रैल 1919। आगे देखेंगे, फिर से जोड़ियाँ मिल जाएंगी। इनको आपको कैसे भरना है? देखो क्या लिखा है, टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान है जो इसकी जोड़ी किससे मिल जाएगी? टीपू सुल्तान है जो मैसूर, इसकी 2 से जोड़ी मिलेगी। और फिर डलहौजी, डलहौजी है जो डलहौजी किससे मिल जाएगी? हड़प्पा नीति, डलहौजी ने हड़प्पा नीति की चलाई थी। रानी चेन्नम्मा, रानी चेन्नम्मा, रानी चेन्नम्मा है जो यह किससे संबंधित है? रानी चेन्नम्मा है जो कित्तूर से संबंधित। और महाराणा रणजीत हैं जो पंजाब से। यानी ऑप्शन नंबर इसका 4 सही आंसर होगा। फिर बात तो प्रश्न क्या है, एशियाटिक रिसर्चर्स ने निम्नलिखित में से कौन जुड़ा हुआ नहीं था? नहीं था पूछा, कौन सा है जो जुड़ा हुआ नहीं था? तो विलियम कैरी हैं जो नहीं जुड़े थे। तो ऑप्शन 1 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, इसमें भी आपको जोड़ियाँ दी हैं तो इसको कैसे मिलाएंगे? देखो लिखा है रूढ़िवादी, रूढ़िवादी की किससे मिल जाएगी? रूढ़िवादी हैं जो कट्टर पुरातनवादी कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है, कट्टर पुरातनवादी। फिर क्या लिखा, मणिका, मणिका लिखा है, मणिका की किससे मिल जाएगी? मणिका की हो जाएगी आंध्र प्रदेश में निवास करने वाले अनुसूचित जाति। मताधिकार, मत देने का अधिकार अभी देखा था, वैश्य व्यापारी का। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर बनेगा। अगला देखेंगे, इसमें भी जोड़ियाँ मिलाएं। जोड़ियाँ ज़्यादा पूछी जा रही हैं तो आपको यह है जो ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। आपको जीके है जो थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। हम आपके लिए जीके के लिए भी क्वेश्चन लाते हैं, आप पहले भी वीडियो देखना शुरू कर दीजिए। ठीक है। 74वां प्रश्न क्या है, इसमें आपको जोड़ियाँ दी हैं, कैसे मिलाना? हिंदू, हिंदू की किससे मिल जाएगी? हिंदू का मंदिर होता है, मुस्लिम की मस्जिद होती है, सिख का क्या होता है? सिख है जो सिख का हो जाएगा आपका गुरुद्वार। ठीक है, सिख का गुरुद्वार। और ईसाई का क्या होता है? चर्च होता है। यानी ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है। अगला देखेंगे, इसमें आपको जोड़ियाँ फिर से मिल जाएंगी। 75वें प्रश्न में इनको आपको मिलाना है, कैसे मिलाएंगे? क्या लिखा है, पार्थिव भूमि, पार्थिव भूमि। तो पार्थिव भूमि है जो सीमांत भूमि कहते हैं, सीमांत भूमि के लिए उसको उर्वरता को बहाल। ठीक है, यह इसकी मिल जाएगी 34 से। चारागाह है, चारागाह है जो चारागाह की मिलेगी इससे घास आच्छादित भूमि। जैव क्षेत्र जीवोष्म, जैव क्षेत्र युवोष्म का इसके मिल जाएगा दूसरे से, और एक बचा तो यह मिल जाएगी। यानी ऑप्शन 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखेंगे 76वां सवाल क्या है, स्वदेशी आंदोलन के संस्थापक, संस्थापक पूछा है किसके? स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन के संस्थापक कौन है? दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी हैं जो स्वदेशी आंदोलन के संस्थापक हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रश्न क्या, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रमुख गणितज्ञ और नक्षत्र विज्ञानी हैं? नक्षत्र विज्ञानी, प्रथम गणितज्ञ और नक्षत्र विज्ञानी। तो ऑप्शन नंबर 2 आर्यभट्ट हैं, आर्यभट्ट हैं जो प्रथम गणितज्ञ और नक्षत्र विज्ञानी हैं। वयस्क मानव कंकाल तंत्र, वयस्क मानव कंकाल तंत्र में यहाँ पर देखो कहाँ पर थी, वयस्क मानव कंकाल तंत्र में कितनी अस्थियाँ होती हैं? वयस्क मानव कंकाल तंत्र में कितनी अस्थियाँ यानी हड्डियाँ होती हैं? कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 206 हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, और शिशुओं में बात करिए तो शिशुओं में 300 से ही अधिक होती हैं। ठीक है, 304 या फिर 300 होती हैं। 79वां प्रश्न क्या है, भारत के राष्ट्रगान वंदे मातरम की रचना किसने की थी? तो भारत के राष्ट्रगान की रचना किसने की थी? राष्ट्रगान वंदे मातरम की रचना की थी बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। ठीक है, राष्ट्रगीत की रचना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी।
ठीक है, यह याद रखना। अगला प्रश्न क्या, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था स्थानीय ग्रामीण स्वशासन को रेखांकित करती है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था हो जाएगा। अगला देखेंगे क्या लिखा है, भारत में किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? किस राज्य की पूछा है, किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? तो ऑप्शन 1 लिखा गुजरात, ऑप्शन 2 केरल, ऑप्शन 3 महाराष्ट्र, ऑप्शन 4 है पश्चिम बंगाल। तो किस राज्य की सबसे अधिक लंबी तटरेखा है? तो गुजरात की है जो सबसे अधिक लंबी तटरेखा, ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है। भारत में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन है? प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार जिन्हें मिला था, तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार मिला था। तो सबसे पहली प्रथम महिला कौन सी है? मदर टेरेसा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला देखेंगे, इसमें आपको जोड़ियां मिलानी है। सबसे बड़ा हिमनद, सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो सियाचिन हिमनद है जो सबसे बड़ा हिमनद है। फिर सबसे बड़ा बांध, सबसे बड़ा बांध कौन सा? हीराकुंड बांध है। सबसे लंबा समुद्र तट, सबसे लंबा समुद्री तट कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सबसे लंबा समुद्री तट मरीना। और सबसे बड़ा रेगिस्तान थार है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है, इसको बताना है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 2 न्यूयॉर्क अमेरिका में इसका मुख्यालय है। निम्नलिखित में से किसने संस्कृत व्याकरण की रचना की है? संस्कृत व्याकरण की रचना किसने की है? पाणिनि ने की थी, ऑप्शन नंबर 3 सही है। पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण की रचना की थी। फिर से आपको जोड़ियाँ मिल जाएंगी, तो इनको आपको इस तरह से मिला लेना है। 86 का चौथा है सही आंसर दिया है इसमें, यह आपको मिला लेना है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक महाद्वीप नहीं है पूछा है? कौन सा है जो महाद्वीप नहीं है? देखो, महाद्वीप एशिया तो महाद्वीप है, ठीक है, और यूरोपीय महाद्वीप है, और अंटार्कटिका भी महाद्वीप है, लेकिन यह लिखा है जो भूमध्य सागर, यह महाद्वीप नहीं है। तो यह इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूरब की पश्चिम की ओर बहती है? पूरब से पश्चिम की ओर कौन सी नदी बहती है? तो नर्मदा बहती है, सबको पता होगा, ऑप्शन नंबर 2। फिर क्या लिखा, एथलेटिक्स के ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो एथलेटिक्स में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? नीरज चोपड़ा थे, आपने अभी इनको देखा होगा, ठीक है। राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे और राजस्थान यात्री विकास निगम के सहयोग से 26 जनवरी 1982 को कैसे विशेष सुविधा सम्मान रेल की शुरुआत की गई थी? तो आपका सही आंसर है पैलेस ऑन व्हील्स, पैलेस ऑन व्हील्स, ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन हमारे भोजन का प्रमुख पोषक तत्व और हमारे शरीर की प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत है, जिसमें शर्करा स्टार्च के रूप में होती है? तो कार्बोहाइड्रेट है, ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। अगला देखेंगे, अगला सवाल क्या है, प्रश्न है अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन से हैं? आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन है जो अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय हैं, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोविड-19 टीका नहीं है? कोविड-19 टीका नहीं है, नहीं है पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 2 है जो कोविड, क्या लिखा है? यह लिखा है कोव 2 है जो यह नहीं है, कोविड-19 का टीका नहीं है। तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? सबसे बड़ा महाद्वीप, तो आप सभी को यह आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2 एशिया है जो सबसे बड़ा महाद्वीप है। 95वां प्रश्न क्या है, सौर मंडल में सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा? सबसे अधिक गर्म ग्रह है जो कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। 95 का एक शुक्र है जो सबसे गर्म ग्रह है, तो ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है। 96 का क्या है, भागीरथी नदी के ऊपर कौन सा बांध बनाया गया है जो विश्व का 8वां और भारत का सबसे ऊंचा बांध है? विश्व का 8वां और भारत का सबसे ऊंचा बांध है, तो टिहरी बांध है जो सही आंसर, ऑप्शन नंबर 4 कहाँ भागीरथी नदी पर बनाया गया है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित किस राज्य में कोणार्क सूर्य मंदिर स्थित है? तो किसमें है? उड़ीसा में स्थित है, ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। 98वां प्रश्न देखो, इसमें जोड़ियां दी हैं, ठीक है, जोड़ियां दी हैं, इनको हम मिलाएंगे। तो क्या लिखा है, भूटान, भूटान की राजधानी क्या होती है? भूटान की राजधानी क्या है? भूटान की राजधानी है थिम्पू, भूटान की राजधानी थिम्पू, ऑप्शन नंबर 3। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग, चीन की राजधानी बीजिंग। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? बांग्लादेश की राजधानी क्या है? जल्दी से बता दीजिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बांग्लादेश की राजधानी ढाका और श्रीलंका की कोलंबो, यानी इसका सही आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 2। 98 का 2 सही आंसर आ रहा है। 99वां प्रश्न क्या, निम्नलिखित में से कौन सा एक सोशल मीडिया का संघ नहीं है, प्लेटफार्म नहीं है, सोशल मीडिया का प्लेटफार्म है जो नहीं है? तो देखो, फेसबुक तो है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, लेकिन फ्लिपकार्ट नहीं है, तो ऑप्शन 4 सही आंसर हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है, गुजरात का कौन सा शहर अपनी
तेज बुद्धि और विकास के लिए भारत का बोस्टन के नाम से जाना जाता है। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अहमदाबाद। तो आज हमने पूरे 100 क्वेश्चन देख लिए हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो और समझ में आया हो तो चैनल को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें।